So, very good morning to my dear students. As we are doing chapter number 4, the Mughal Empire. So today we are going to move further. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is about a closer look Akbar's policy. इतना बड़ा एम्पायर उसने सेटअप किया था, एक्सपेंशन किया, उसे कंसोलिडेट किया. सो उस टाइम पे उन्होंने उसको रन कैसे किया. आप देखो इंडिया एज अ होल कंट्री, कोई भी कंट्री है, वी नीड गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की जरूरत है. सो इंडिया में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, लोकल गवर्नमेंट, सिटीज में भी अलग गवर्नमेंट है, विलेजेस में भी हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है. देन वी आर हैविंग टाउन्स में भी हमारे पास अलग के आ जाते हैं, सिस्टम आ जाता है गवर्नमेंट का. सो एट दैट टाइम आल्सो जो मुगल एम्पायर था, बिकॉज उसकी एक्सपेंशन बहुत वास्ट एरिया पे थी, तो किस तरह से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की. तो आज का जो टॉपिक है अकबर्स पॉलिसी, उसमें जो हम फर्स्ट चीज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. सबसे पहले जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. How to run the administration at that time. And about the Mughal administration. Now who is going to tell me कि कहाँ पे ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किस बुक में लिखा गया है? Can anybody tell me? Yesterday I told you. Yes, Manya. Akbarnama. Akbarnama. And in the third volume of Akbarnama, what is just let me ask someone else. Varleen, in which volume? Can you name that volume of Akbarnama? Varleen. Ma'am, Aini Akbari. अकबरनामा को 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया था. उसमें जो इसका थर्ड वॉल्यूम है, that tell us about the Mughal administration. So who is going to tell me who was the author of that book, writer of that book? Let me ask Mandeep. Ma'am, Abdul Fazal. Abul Fazl. He himself was the friend of Akbar and the courtier. वहाँ पे उसे कोर्ट में काम भी करता था और उसका फ्रेंड भी था. उसने अकबरनामा बुक लिखी थी. As I already told you कि जो अकबर था, he himself was totally illiterate. उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो सबसे पहली बात जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की पॉलिसी. आप देखो एम्पायर तो बहुत बड़ा था, ठीक है. तो उस एम्पायर को जो रूलर्स थे, दे डिवाइडेड दैट एम्पायर इनटू प्रोविंसेस. छोटे-छोटे एरियाज में उसको डिवाइड कर दिया. दैट इज द होल एम्पायर. और ये उसके अंदर आ गए प्रोविंस. इसको उनकी लैंग्वेज में कहा जाता था सूबा. ठीक है. जैसे अब हम स्टेट्स की बात करते हैं ना, इंडिया एज अ होल है 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. तो जो मुगल एम्पायर था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस वर नोन एज सूबास. अब उस प्रोविंस को, जैसे हमारे यहाँ पे हर स्टेट में कौन है? चीफ मिनिस्टर. वी आर हैविंग चीफ मिनिस्टर, वी आर हैविंग गवर्नर. तो उस टाइम पे भी जो ये सूबास थे, these were governed by सूबेदार. Who governed these सूबास? अब हर जगह तो एम्पायर पहुंच नहीं सकता, तो उसने अपने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया. So the person who was governing that सूबा, that person was known as सूबेदार. उसको क्या कहा जाता था? सूबेदार. तो उसका काम क्या होता था? He had to perform both political and military functions. लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है. सब तरह के काम करती है. फॉर हिज हेल्प देयर वर अदर ऑफिशियल्स आल्सो. अब जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हेल्प करने के लिए देयर आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर. प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करो. अब हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंच सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं पहुंच सकते, तो सूबेदार को भी हेल्प करने के लिए दे अपॉइंटेड अदर ऑफिशियल्स. अब कौन-कौन से अदर ऑफिशियल्स थे, उनके नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू लर्न कि किस लेवल पे क्या काम करते थे, कौन से ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया टू हेल्प द सूबेदार. So as I already
already told you that the empire was divided into provinces. These provinces were called सूबास. इनको सूबास कहा जाता था, ठीक है. And these सूबास were governed by सूबेदार. इनको कौन गवर्न करता था? सूबेदार. And this सूबेदार performed both functions, political as well as military functions. ठीक है. तो इसकी हेल्प के लिए और भी ऑफिशियल्स को रखा गया था, लाइक फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान. फाइनेंशियल ऑफिसर को दीवान, देखो हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर रहे हैं और जो उस टाइम पे टर्म्स यूज होती थी वो भी पढ़ रहे हैं. फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर in his province. The subedar was supported by other officers, और भी officers से to maintain the law and order. So which one were they? First, military paymaster, that he was known as Bakshi. Military paymaster Bakshi. Minister in charge of religious and charitable patronage. बेटा पैट्रोनेज का होता है किसी को स्पॉन्सर करना, जैसे कोई आर्ट वर्क है या कोई टेम्पल्स हैं, उसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, ठीक है. तो उसके लिए भी एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया. सो दैट मिनिस्टर वाज नोन एज सदर. मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज. पैट्रोनेज का मतलब एक तरह से आप सिनोनिम यूज कर सकते हो, स्पॉन्सर करना, फाइनेंशियल एड देना, ठीक है. मिलिट्री कमांडर्स फौजदार, द टाउन पुलिस कमांडर्स कोतवाल. So these were the people, those who helped the Subedar to maintain law and order in the province. उस एरिया में law and order कैसे maintain करना है? So these were the people. Financial officer, दीवान, ठीक है. Military paymaster, बख्शी. Then minister in charge of religious and charitable patronage, Sadr. Military commanders, Faujdar, and town police commander, Kotwal. Now the next. This one, Noor Jahan's influence in Jahangir's court. बेटा मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जहांगीर के कोर्ट में नूर जहां का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. Whenever he had to take any administrative decision, he always consulted with Noor Jahan. नूर जहां का रियल नेम था मेहरुनिसा. मेहरुनिसा was his real name. उसके बाद उसका नाम नूर जहां पड़ा, ठीक है. तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था तो जो जहांगीर था ही ऑलवेज कंसल्टेड विद हर, और इसीलिए उसने उसके नाम की सील भी बनवाई, स्टैंप भी बनवाई, ठीक है. तो उसके मतलब उसका इंप्रेशन भी था, उसका उसके कोर्ट में होल्ड भी था. तो उस बहुत एक एक्टिव मतलब विमेन की तरह उसने रोल प्ले किया. समवेयर हाउ जो उसका जो उसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में जो नूर जहां का जो रोल था ना, वो शाहजहां को पसंद नहीं आया. That's why he was against her. उसको पसंद नहीं था. इस चीज को सप्रेस करने के लिए नूर जहां ने बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज को सप्रेस कर लूं कि शाहजहां अगेंस्ट ना जाए अपने फादर के, बट शी कुडंट. पर इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि जो नूर जहां थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी कंट्रोल था, ठीक है. सो whenever some decision were to be taken, so she was always concerned. उसके नाम की सील, स्टैम्प्स तक बनाई गई. कोई भी फरमान, कोई भी ऑर्डर अगर मिलता था तो उसके ऊपर उसकी स्टैम्प भी लगाई जाती. ओके. सो जो ये अकबर के नोबल्स थे, दे कमांडेड लार्ज आर्मीज. इनकी आर्मीज बहुत बड़ी थी. दे वर वेरी वेल कंट्रोल्ड ऑल दीज थिंग्स. पर स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन दे गेन द पावर, जैसे ही उनके हाथ में और ज्यादा पावर आ गई, दे ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट. कहाँ पहले वो मुगल एम्पायर के लिए काम कर रहे थे, पर जैसे जैसे उनके पास वेल्थ बढ़ने लगी, उनकी पोजीशन बढ़ने लगी, उनके हाथ में और पावर आ गई, तो उस टाइम पे दे ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट. वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगे कि अब हम मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं है. ओके. सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे. बेटा कहीं ना कहीं मतलब जब हम ये ग्रेट मुगल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद मुगल एम्पायर का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था, डिक्लाइन. जो ये 6 मुगल्स थे, ग्रेट मुगल्स थे, ये बहुत पावरफुल थे, वेल एफिशिएंट थे, इन्होंने अपना एम्पायर बहुत अच्छा सेटअप किया. इवन जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी या रिलीजियस पॉलिसीज थी, that were followed by Jahangir as well as Shahjahan.
नॉट बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने नहीं वो किया, औरंगजेब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, बट इट वाज फॉलोड बाय शाहजहां एज वेल एज जहांगीर। अब हम पढ़ते हैं इसकी रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर। और आपने अगर मूवी देखी हो, सीरियल देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसने सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया था, स्पेशली हिंदुइज्म, क्योंकि उसकी जो वन ऑफ द क्वीन थी जो थी, दैट वाज द प्रिंसेस ऑफ राजपूत, और वो हिंदुइज्म लॉर्ड कृष्णा को मानने वाली थी, ठीक है। नाउ द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर, अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक प्लेस बनाया where he held the discussions with religious scholars, and that place was at Fatehpur Sikri, ठीक है। At the time, if we talk about during the time of 1570s, जो अकबर था उसने वहां फतेहपुर सिकरी में he held discussions with the religious scholars, हर एक रिलीजन के, like उलेमास, ब्राह्मण्स, जेस्यूट प्रीस्ट, ठीक है। जेस्यूट प्रीस्ट क्या कौन होते हैं, these were the members of Jesus, ठीक है, who were Roman Catholics, जोरास्ट्रियंस, पारसीज, ठीक है, इनके साथ मिलके इसने मीटिंग्स की, ठीक है। हर एक जो भी रिलीजन्स उस टाइम पे थे उनके साथ उन्होंने मतलब डिस्कशंस की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की, एंड वेयर वर दीज डिस्कशंस वर टुक प्लेस, दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना। इबादत खाना उसने कहाँ पे बनाया, फतेहपुर सिकरी। क्यों बनाया, टू हेल्ड द रिलीजियस डिस्कशंस, टू होल्ड द रिलीजियस डिस्कशन, की मतलब वहां पे डिफरेंट स्कॉलर्स को बुलाया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए, उनके व्यू पॉइंट को समझा जाए। एंड जब अकबर ने उनकी इंटरेक्शन की, व्हेन ही इंटरेक्टेड विद दीज पीपल, उसको लगा कि जो ये स्कॉलर्स है ना, दे एम्फसाइज रिचुअल एंड डॉगमा वर ओपन बाय गॉड। अब ये दो टर्म्स हैं, कुछ दोनों टर्म्स टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये टर्म्स हैं क्या। What do we mean by dogma? What do we mean by bygones? अब मीनिंग ऑफ डॉगमा, कोई ऐसे बिलीफ, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो ऑलरेडी सेट हो गए हैं, एंड द पीपल यूज टू फॉलो दोज प्रिंसिपल विदाउट एनी क्वेश्चन। जो रिलीजियस गुरुज ने कह दिया, जो रिलीजियस स्कॉलर्स ने कह दिया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बना दिए, विदाउट क्वेश्चनिंग देम, इफ यू वर फॉलोइंग दैट थिंग, दैट इज डोगमा। कुछ मतलब होता है ना कि मतलब अंधविश्वास है, मतलब आपको जो एक पता लगा कि ये चीज को आपने फॉलो करना है, हमारे रिलीजन के ये प्रिंसिपल्स हैं, बिना किसी क्वेश्चनिंग के, इफ यू फॉलो दैट, दैट टर्म इज डोगमा। यू कैन रीड आउट फ्रॉम योर बुक, आपकी बुक में डिफाइन भी दे रखी है, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव with the expectation that it would be followed without question। कोई भी बिलीव्स हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना बिना उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग की। जैसे अब आपको कुछ समझ नहीं आता, मैम ऐसा है तो ऐसा क्यों, आप क्वेश्चनिंग करते हो ना, है ना। मैम अगर आप कह रहे हो कि अकबर रूलर बना था तो उसके बाकी भाइयों ने क्या उसके खिलाफ उसको रिबेल नहीं किया, उससे फाइट नहीं की, तो यू जनरली आस्क दीज क्वेश्चंस। पर जो ये डोगमास थे, जो ये सेट प्रिंसिपल्स थे, तो उनको उन्होंने कहा कि ब्लाइंडली फॉलो करो विदाउट क्वेश्चनिंग देम। द नेक्स्ट टर्म इज बायगॉड, इसको हम हिंदी में कहते हैं कट्टर। जो होते हैं ना कि अपने रिलीजन्स को लेके, जो मेरा रिलीजन है वो सुपीरियर है, बाकी रिलीजन्स इंफीरियर है, अपने धर्म को लेके कट्टर। तो बायगॉड का मतलब ये है, आपकी मीनिंग का यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट टू अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। मतलब अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना और दूसरों के रिलीजन को इंफीरियर मानना, ठीक है, स्टेटमेंट देना उसके अगेंस्ट, कट्टर, ठीक है। तो दीज वर्ड्स वर देयर, जब उसने देखा कि जब ये रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं, ये जब आपस में डिस्कशंस करते हैं, समवेयर हाउ ये अपने प्रिंसिपल्स को जब कहते हैं ना फॉलो करने के लिए, तो वो कहते हैं कि बिना क्वेश्चन के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। और ये लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है, बायगॉट है। अब जब आप किसी के ऊपर अपनी प्रिंसिपल्स को कहते हो, फॉलो करने को कहते हो, तो उससे क्या होगा, दैट क्रिएटेड डिसहार्मनी। लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, वहां पे ब्रदरहुड की फीलिंग नहीं आएगी।
ठीक है। तो जब अकबर ने इस चीजों को नोटिस किया तो उसने कहा कि जो मेन रीजन है कि मेरे एम्पायर में लोगों का, जैसे अब मुस्लिम थे, हिंदू थे, तो अगर आपने मूवीज या सीरियल में देखा होगा तो वो हिंदू टेम्पल नहीं बनाने देते थे, इवन दे इम्पोज्ड टैक्स। अगर कोई हिंदू अपने पिलग्रिम जाते होते थे, वहां जाते थे, तो दे हैड टू पे द टैक्स। मतलब अगर मुस्लिम्स कहीं जा रहे हैं, अपनी मोस्क में जा रहे हैं या अपने रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते थे। पर अगर हिंदूज ने टेम्पल्स में जाना है या अपने रिलीजियस प्लेस पे जाना है, दे हैड टू पे द टैक्स। तो उसने इस सब चीजों को खत्म किया। अकबर वाज द वन जो उसने इन सब चीजों को खत्म किया। ही ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली। उसने सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया। ओके। So, as I already told you कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया, where he held the meetings with the religious scholars। पर जब उसने इन स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्शन किया, इनसे बातें की, इनसे जानना चाहा, तो where he realized कि जो ये लोग हैं, they emphasize the ritual and dogma and were very बाय गॉड्स। मतलब ये इतने ज्यादा अथॉरिटेटिव हैं, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बना दिए हैं, जो इन्होंने बिलीव्स बना दिए हैं, they wanted that everyone should follow that without questioning। it means they were by God। मतलब वो कट्टर थे, मतलब they were intolerant about the others religion। वो दूसरे रिलीजन्स के प्रेज नहीं करते थे, उसको इक्वली ट्रीट नहीं करते थे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। they didn't respect the others religion। Then अकबर came to know कि जो भी इन religious scholars की teachings हैं, जो भी इनके beliefs हैं, that created division and disharmony amongst his subjects। subjects मतलब प्रजा, कि उसकी प्रजा में ये सब चीजें क्या है, डिविजन, क्लास को डिवाइड कर रही हैं, और वहां पे डिसहार्मनी है, मतलब लोग मिलजुल के नहीं रह रहे। That was the main reason। तो इस सब चीजों को देखते हुए उसने एक नया आइडिया लेके आया। He came up with a new idea and that idea was known as सुलह-कुल। ये एक अरेबिक टर्म है, ठीक है। सुलह-कुल अरेबिक टर्म है, मीन्स यूनिवर्सल पीस, मतलब हर कोई मिलजुल के रहे, सभी जो रिलीजन है वो इक्वली रिस्पेक्ट किए जाएं, लोग आपस में ब्रदरहुड की तरह रहे। So this idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his belief। मतलब उसके एरिया में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो पारसीज, कोई भी धर्म के लोग रहते हैं, they should not be discriminated। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि जो हिंदूज थे, they had to pay the tax whenever they wanted to visit any pilgrim center। तो उसने इस चीज को अबॉलिश कर दिया, इस चीज को खत्म कर दिया था कि जब मुस्लिम्स नहीं किसी तरह का टैक्स देते तो हिंदूज क्यों देंगे। और जो ये सुलह-कुल का आइडिया था, इसके मेन जो प्रिंसिपल्स थे, दैट वर ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। ये हर जगह एप्लीकेबल थे। मतलब हर एक धर्म क्या, मतलब जो ये मेन आइडिया था, ये कोई धर्म नहीं है बेटा। सुलह-कुल वाज नॉट एनी रिलीजन। ये एक तरह से उसने एक पाथ बताया। उसने बताया कि मैं इस चीज को फॉलो करने को कहता हूँ कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, और उसमें ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए और पीस भी होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका जो आइडिया था सुलह-कुल का, दैट वाज आल्सो फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। शाहजहां और जहांगीर ने भी इसको फॉलो किया, ठीक है। तो सभी को इक्वली ट्रीट करना, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट करना, और मेन मोस्टली रिलीजन दैट वाज द मेन कंसर्न ऑफ दिस सुलह-कुल। यूनिवर्सल पीस। बेटा जब आप आपस में मिलजुल के रहोगे, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करोगे, तो आपस में लड़ाई भी नहीं होगी, सब कोई मिल के रहेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी अगर हम रिलेट करके देखें तो हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, रिलीजन के नेम पे रॉयट्स हुए, दंगे हुए, पर वही अगर हम समझदारी से भाई बन के रहे, मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहें, सभी रिलीजन्स को सेम ट्रीट करें, तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। So this was the main concern of the Akbar। Now the last topic, the Mughal Empire in the 17th century and after। 17th century and after। अगर देखा जाए 17th century के बाद, औरंगजेब के बाद से इसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ।
मतलब धीरे धीरे जब नोबल्स में पावर बढ़ गई या फिर कुछ अपने आप में ये इनकी मिलिट्री पावर्स बढ़ गई, तो यहाँ से एक तरह से 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग से हम कह सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन, उसका डाउनफॉल होना शुरू। ठीक है, सो द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू इज द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हुई, बहुत ही उनके जो कमांडर्स थे, मिलिट्री एफिशिएंसी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो दूसरे लोग, मतलब जो दूसरे डिस्टेंट लैंड से जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि जो इंडिया है जहाँ पे ये मुगल एम्पायर रूल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर आप अपनी बुक में भी पढ़ो, उन्होंने लिखा है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज अ फेबल्ड लैंड। ओके, फेबल्ड लैंड की तरह उसको डिस्क्राइब किया गया। सो मुगल इन द 17th सेंचुरी, इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उस टाइम के लोगों को किस तरह से, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा वेल्दी थे और वेल्दियर हो गए थे, पुअर और पुअर हो गए थे। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ऑल दीज रीजंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। I hope everything is clear to you. If you have any query, you can ask.